टीजीटी साइंस ऑनलाइन क्लासेस डे नंबर 3 का वीडियो नंबर है 3rd। ठीक है, तो यहाँ से जो क्वेश्चन होना है, क्वेश्चन नंबर होगा हमारा 20 क्वेश्चन हो चुके हैं। यानी एक वीडियो में यहाँ पे हम 10 छोटे छोटे पॉइंट देते हैं। इसमें हम स्टार्टिंग कर रहे हैं ऑफ वाव का नियम क्या है। ऑफ वाव के नियम के बारे में बताएंगे। ऑफ वाव का नियम क्या है तो वैसे तो मालूम होगा, फिर भी हाइड्रोजन परमाणु के नाभिकीय आवेश को क्रम से एक एक यूनिट बढ़ाकर और निम्न ऊर्जा के रिक्त ऑर्बिटल में ऑर्बिटलों में क्रम से एक इलेक्ट्रॉन डालकर परमाणु से किसी भी बहुइलेक्ट्रॉनिक परमाणु का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बनाया जा सकता है। ठीक है, ऑफ वाव के नियम के अकॉर्डिंग हाइड्रोजन परमाणु के नाभिकीय आवेश को क्रम से एक यूनिट बढ़ाकर और निम्न ऊर्जा के रिक्त ऑर्बिटलों में क्रम से एक इलेक्ट्रॉन डालकर परमाणु के किसी भी बहुइलेक्ट्रॉनिक परमाणु का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बनाया जा सकता है। यानी कि जिसमें इलेक्ट्रॉन नहीं है उसमें भी इलेक्ट्रॉन डाला जा सकता है। नेक्स्ट है हमारा परमाणु ऑर्बिटल में। ये क्वेश्चन आ चुका है एग्जाम में। परमाणु ऑर्बिटलों में ऊर्जा बढ़ने का क्रम। परमाणु ऑर्बिटल में जो ऊर्जा 1s के बाद 2s के बाद आता है 2p के बाद 3s। ठीक है, इस प्रकार ऊर्जा बढ़ती चली जाती है। 3s के बाद 3p फिर 4s। अब यहाँ पे कहेंगे 3s के बाद 3d क्यों नहीं आया, 4s क्यों आ गया। ये मैं समझाऊंगा n+l नियम में। n+l नियम क्या है इसके बारे में डिफाइन करेंगे, क्योंकि उस पर भी क्वेश्चन आ जाता है। 4s के बाद 3d के बाद 4p के बाद 5s के बाद 4d फिर 5p और 6s फिर 4f फिर 5d एंड 6p एंड 7s। ठीक है, तो एक तो इस तरह से डाटा बना के इसको बताया जा सकता है ना, किस तरह से जो ऑफ वाव के नियम हैं इलेक्ट्रॉनों के। ये तो लैंग्वेज होगी कि इस तरह से छोटे में बनाया जा सकता है, परंतु इलेक्ट्रॉनों को किस प्रकार संयोजित किया, जैसे 1s 2s 2p 3s 3p 3d ना, 4s 4p 4d 4f एंड 5s 5p 5d एंड 6s 6p। इस तरह से इलेक्ट्रॉन यू मूव करता है। उसके बाद 2s में आएगा, 2s 1s के बाद किस में आता है 2s में, 1s के बाद 2s में, 2s के बाद 2p 2p के बाद 3s 3s के बाद 3p 3p के बाद 4s 3p के बाद 4s है, 3d नहीं गया। 4s के बाद 3d होता हुआ 3d के बाद 4p के बाद किस में जाएगा 5s के बाद और 4d के बाद 5p के बाद 4d के बाद 5p के बाद आता है 6s में आ रहा है, सही चल रहा है, फिर 4f में। ठीक है, तो
तो इस तरह से इलेक्ट्रॉन ये मूवमेंट होता है। तो ये तो आपको मालूम ही होगा, ज़्यादातर लोगों को पता रहता है, इसमें कोई ऐसी बात नहीं है। ठीक है, तो यही था इलेक्ट्रॉनों का भरने का जो क्रम है, यानी कि ऑर्बिटल्स में एसपीडीएफ में किस प्रकार भरा जाता है। तो जो ऊर्जा स्तर है, ऊर्जा के बढ़ने का क्रम, वो भी इसी से लगाया जाता है। इस पर कई एक बार क्वेश्चन आ गया है कि ऊर्जा के बढ़ने का क्रम क्या है। ठीक है, इसके आगे हम बढ़ते हैं, आगे की ओर बात करते हैं। अब बात आता है N+L नियम। N+L नियम पे मैं ये पॉइंट बताना चाहता था 3s एंड 4p की बात। ठीक है, 3d एंड 4p। देखिएगा 4s को पहले 4s एंड 3d। 4s यानी जिसकी ऊर्जा ज़्यादा होती है उसको बाद में रखा जाता है, जिसकी ऊर्जा कम होती है उसे पहले रखा जाता है। 4s एंड 3d में क्या अंतर है ना। जनरली आप सोचते 1s के बाद 2s आया, 2p आया, 3p है, तो 2p के बाद 3s, 3p, 3d आना चाहिए, फिर 4s आना चाहिए, परंतु ऐसा क्यों नहीं आता। यानी इस रूल में भी वही बात है, 1s के बाद 2s आएगा, फिर 2p, 3s, 3p, 4s, 3d। ठीक है, तो 4s पहले क्यों है और 3d बाद में क्यों है। N+L रूल, यानी कि 4s के लिए n बराबर हो जाएगा 4 और l का मान n यानी कि प्रिंसिपल क्वांटम नंबर और l है यहाँ पे द्विगुणित क्वांटम संख्या यानी एजिमुथल क्वांटम नंबर, और s उपकोष में l बराबर होता है 0, l बराबर 0। तो N+L का मान हो गया 4 + 0 यानी कि 4। अब इसमें आता है n बराबर है 3 और d उपकोष में l का मान है, s में 0 होता है, p में 1 होता है और d में 2 होता है। तो यहाँ पे हमारा N+L हो जाएगा 3 + 2 = 5, यानी कि 3d की ऊर्जा ज़्यादा है और 4s की ऊर्जा कम है। तो 4s पहले आएगा और 3d बाद में आएगा। किसकी ऊर्जा ज़्यादा होती है, यानी कि ऊर्जा का बढ़ने का क्रम होता है। ये भी ऊर्जा के बढ़ने का क्रम है और ये भी ऊर्जा का बढ़ने का क्रम है। इसको याद नहीं रख सकते, इसमें याद करना पड़ा, इसमें आसानी से बन जाए 1s, 2s, 2p, इस तरह से लिख लेते हैं और ये बना लिया जाता है। तो N+L के नियम के अनुसार, जिसमें N+ नियम के अनुसार परमाणु ऑर्बिटल का भराव होने में अंतिम इलेक्ट्रॉन N+N मान की जो रिक्त ऑर्बिटल में प्रवेश करता है, यानी कि निम्नतम जो N+L के अकॉर्डिंग जिसमें ऊर्जा कम होती है उसमें पहले प्रवेश करता है और ऊर्जा जिसमें ज़्यादा होती है उसमें इलेक्ट्रॉन बाद में प्रवेश करता है। ठीक है, तो मैं इसके बाद अगले पॉइंट में N+L नियम भी लिख देता हूँ। N+L नियम क्या है। ठीक है, N+L नियम कभी इस पे भी पॉइंट बन जाता है। तो जनरली छोटे पॉइंट इस तरह से आते हैं, ऊर्जा के रूप में आते हैं, लेकिन इस नियम के अनुसार, इस नियम के अनुसार परमाणु ऑर्बिटल्स में, परमाणु ऑर्बिटलों का भराव, परमाणु ऑर्बिटल का भराव होने में अंतिम इलेक्ट्रॉन निम्नतम, निम्नतम माने कम से कम N+L मान के रिक्त परमाणु ऑर्बिटल में प्रवेश करता है, यानी कि जिसकी ऊर्जा कम होती है उसमें प्रवेश करता है। या N+L का जो परमाणु रिक्त है, परमाणु ऑर्बिटल रिक्त है, तो उसमें N+L मान के रिक्त परमाणु ऑर्बिटल में प्रवेश करता है। ठीक है, ये हो गया हमारा N+L का नियम। अब आगे आता है N+L का नियम क्या है, उससे ऊर्जा को किस प्रकार ऊर्जा के बढ़ते क्रम में भरा जाता है। तो ऊर्जा के बढ़ता क्रम हमने बता ही दिया है। उसके बावजूद कुछ एक एग्जाम्पल था 3D एंड 4s का, किसमें ऊर्जा किसको पहले क्यों लिया जाता है। ठीक है, तो उसका भी रीजन N+L नियम ही है। ठीक है, तो ऊर्जा के N+L नियम के अकॉर्डिंग परमाणु ऑर्बिटल्स को उनकी ऊर्जा के बढ़ते हुए क्रम में रखा जाता है। ठीक है, किस में रखा जाता है, उनके ऊर्जा के बढ़ते हुए क्रम में रखा जाता है। अब आता है अफवाह नियम के अपवाद, नियम के अपवाद। इसके जो अपवाद हैं, यानी कि जो उस नियम को फॉलो नहीं करते हैं, वो कौन कौन से हैं। ठीक है, 4 अपवाद हैं
ठीक है, तो चारों अपवाद एक एक करके हम इसमें से दिखा देते हैं। तो सबसे पहले मैं दो बताऊंगा स्टार्टिंग वाले। पहला जैसे कि हमारे पास है Cr क्रोमियम Cr24, इसका अगर होना चाहिए 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 एंड 3d4 एंड 4s2, परंतु ठीक है सही क्या है, अपवाद है, यानी इस नियम को फॉलो नहीं करता है। यह है 1s2 2s2 2p6 3s2 एंड 3p6 3d5 एंड 4s1, ठीक है 3d5 एंड 4s1, यानी एक इलेक्ट्रॉन इसमें ट्रांसफ़र कर देता है। यह है इसका सही इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, यानी अफवा के नियम के अकॉर्डिंग ये होना चाहिए था, परंतु जो सही इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है वो ये। ऐसे ही Cu29 चार अपवाद हैं, मैं जो ज़्यादा ज़रूरी है Cr एंड Cu की ही बात कर रहा हूँ। अभी आगे दो और आएंगे, उनको भी डिफाइन कर दिया जाएगा। तो Cu29 ये है 1s2 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d9 एंड 4s2 3d9 एंड 4s2। तो इसका जो सही इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है वो है 1s2 2s2 2p6 2p6 3s2 3p6 4d10 एंड 3d10 एंड 4s1। ये इसका सही इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है, यानी कि ये अफवाह के नियम का पालन नहीं करता है। तो ये दो तो मेन है एंड दो और हैं इसमें हमारे, ठीक है, उनको भी हम कंफर्म कर देंगे जल्दी। एंड नंबर है 27, जैसे कि क्वेश्चन आ जाता है कभी, जैसे Na11 का आध अवस्था का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या है का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, इस पे क्वेश्चन आ गया। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है ऑप्शन बन के आगे, ठीक है। अब देखिएगा Na11 है, Na11 तोड़ेंगे 2 8 10 11, टूटेगा 1s2 2s2 2p6 एंड 3s1। तो जो नियोन होता है हमारा 10 होता है, ठीक है। तो इसको हम लिख सकते हैं Na11, यहाँ तक तो 10 हो गया, तो Ne नियोन एंड 3s1, Ne नियोन 3s1, इस तरह से हम इसको लिख सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट आता है 27 के बाद 28 नंबर, ठीक है। इसका ये आध अवस्था का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है। एक पॉइंट है ऑक्सीकरण अवस्था किसे कहते हैं, ऑक्सीकरण अवस्था है। धीरे धीरे हम आगे भी बढ़ रहे हैं। परमाणु के जैसे कोई तत्व है, ऑक्सीकरण अवस्था कहती है परमाणु क्रमांक 13 वाले तत्व की ऑक्सीकरण अवस्था क्या है। ठीक है, तो इसकी हमको ऑक्सीकरण अवस्था बतानी है। अब बात आता है 13 को तोड़ेंगे 2 8 10 3 13, ठीक है, 2 8 10 3 13, तो इसकी ऑक्सीकरण अवस्था हो जाएगी +3। जो संयोजकता होती है, जैसे संयोजकता +3 होगी, तो वैसे ही इसकी ऑक्सीकरण अवस्था भी +3 हो जाएगी, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट 29, अगर हमारे पास परमाणु क्रमांक 18 है, परमाणु क्रमांक 18 वाले तत्व की ऑक्सीकरण अवस्था ज्ञात करो। अवस्था क्या है, 18 को तोड़ेंगे 2 8 10 8 18,
बाह्य कक्ष कंप्लीट है तो ऑक्सीकरण अवस्था होगी शून्य। शून्य होगी क्योंकि ये शून्य ग्रुप में जाएगा। अब आती है जैसे कि 17 वाले की पूछ रहे, परमाणु क्रमांक 17 की ऑक्सीकरण अवस्था क्या है। सत्रह वाले तत्व की ऑक्सीकरण अवस्था क्या है। सत्रह, 2, 8, 10, 7, 17। तो बाह्यतम कक्ष अपूर्ण है, 1 इलेक्ट्रॉन की कमी है, तो इसकी ऑक्सीकरण अवस्था होगी -1। -1, ठीक है।